बीच एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में श्री ग्लैडसन डुंगडुंग हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनको मंच में आमंत्रित करती हूं और उनके स्वागत के लिए मैं हमारी सभा नेत्री को आमंत्रित करती हूं उनके स्वागत संबोधन के लिए। तो हमारे बीच एक नए चेहरा आप देख रहे हैं। शायद बहुत कोई जानते भी होंगे और बहुत कोई नहीं भी जानते हैं। तो आइए हम उनको जानते हैं ये कौन हैं। तो आप हैं जिनका नाम है ग्लैडसन डुंगडुंग, एक बेहद ही जोशीले, कर्मठ और जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और आप एक लेखक भी हैं। इनकी किताबें ये जहाँ जाते हैं वहाँ हर जगह ये लेकर के जाते हैं और हमारे आदिवासी के बारे में ये बहुत किताबें लिखी हैं। उनको हमें भी जानना है तो उन किताबों के द्वारा हम उन्हें जान सकते हैं। तो ये आज भी अपने किताबों को लेकर के आए हैं। हमारे बाईं ओर किताब लगा हुआ है, तो जब आपको फुर्सत मिलता है तो आप किताब को खरीद सकते हैं। तो इनकी आवाज़ को सुनकर युवाओं के दिल धड़कने लगते हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी आवाज़ को और मंच पर हम उनका स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच मांडर विकारिएट के डीन फादर प्रशांत तिर्की, पल्ली पुरोहित फादर हुबर्तुस बेग, सभानेत्री श्रीमती इलिस कुल्लू, आज जितने भी हमारे मंच पर उपस्थित हैं और अभी के वक्ता रहे सिस्टर बेग, और सभी को मेरी तरफ से जय यीशु और जोहार। मैं आप लोग का ये लिस्ट, ये सूची देख रहा था, तो ये लिस्ट शायद पहले छप गया था, इसलिए इधर मैं नहीं हूँ। और बाद में हमारी माताओं को शायद कुछ समझ में आया कि अभी चुनाव होने वाला है, तो ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो कुछ माताओं को कुछ बता सके। तब उन्होंने कहा 2 दिन पहले कि आपको हम लोग चाहते हैं, आप आइए। और उस समय मैं उड़ीसा में था, उड़ीसा में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तब मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े मेरा, यदि मेरे पास समय हो तो मैं आऊँ। लेकिन जब सिस्टर आप लोगों से बात कर रही थी, उस समय में मैं देख रहा था कि बहुत सारी माताएं उतनी अच्छी तरह से सुन नहीं रही थी, ऐसा मुझे लगा। और बहुत जगह ऐसा होता है, और इसमें एक कारण तो यह है, जरूर है कि आप लोगों को गर्मी लग रही है। लेकिन अगर आप कहीं भी जाते हैं और कोई यदि संदेश दे रहा है, संदेश दे रही है, तो उसको सुनना और समझना बहुत जरूरी है। आज मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी पिछला 15-20 साल का मेरा अनुभव है, ऐसे मुझे लगता है कि हम लोग आते हैं, आप लोगों को संदेश देते हैं, बातें बताते हैं, उसको आप लोग सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, यही कैंपस के अंदर छोड़ के फिर निकल जाते हैं। उसका हसर क्या होता है, जो सिस्टर बता रही थी, आपके बच्चों तक वो आप पहुंचाते ही नहीं है। आपके बच्चे निरंतर जो है कि घूमते फिरते रहते हैं, कहीं क्वालिटी नहीं दिख रहा है। अभी एक बनगांव में बहुत बड़ा प्रोग्राम था युवाओं का, लगभग 1500 से ज्यादा, 1700 कुछ बताए थे फादर लोग। वहां इतना जोशीले तरीके युवा लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, झूम रहे थे। वो नाचना गाना बंद करने की स्थिति में ही नहीं थे। तब मैंने उनको कहा कि काश अगर ये जो आप जिस पैशन के साथ, जिस जुनून के साथ नाचते गाते वह उछल कूद करते हैं, वही चीज अगर आप अपने करियर में लेके आएंगे, समाज के लिए लेके आएंगे, तब कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता था।
आज क्या हो रहा है, क्योंकि मैं आ रहा हूं पॉलिटिक्स पर, लेकिन शुरू में 2-4 बातें कह दे रहा हूं। अभी हम लोग आ रहे थे तब हमारा साथ आए भाई ने बताया कि रात में एक बच्चा का एक्सीडेंट हो गया लड़का का, और उसी के वजह से वो रात भर नहीं सोए। और एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्योंकि उनके माता पिता बड़े बड़े नौकरी करते हैं, उनको उन्होंने केटीएम खरीद दिया और केटीएम में उड़ रहा है, कोई लड़की से मिलने गया और वो क्या कर लिया, अपना दोनों पैर तोड़वा लिया, सीना में भी बहुत जबरदस्त चोट लगा हुआ है, सिर में भी लगा हुआ है, आईसीयू में पड़ा है। बचेगा कि नहीं बचेगा कोई नहीं जानता है। ये एक दो नहीं हो रहा है, रांची में जितना महंगा महंगा गाड़ी खरीदने वाला, मोटरसाइकिल खरीदने वाला, स्कूटी खरीदने वाला हमारे माता पिता हैं, अपने बच्चों के लिए खरीद रहे हैं और वो लोग रोड पे मर रहे हैं। माताएं बोलती मेरा तो एक बच्चा है, मैं बोलता है कि अगर नहीं खरीद दिया तो मैं पंखा में लटक जाऊंगा। बेटा ऐसा बोलता है, बेटी ऐसे बोलती है। क्या होगा? आपने नहीं खरीदा पंखा में लटकेंगे, खरीदा रोड पर मरेंगे। मतलब कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ी आपके ऊपर अंदर है, जिसकी ओर सिस्टर इंगित करने की कोशिश की थी कि हम क्यों नहीं समझा पा रहे अपने बच्चों को। जहां जहां चर्चा होता है, युवाओं का सेमिनार होता है, अगर जहां पे दिमाग खुलना है वहां पे बच्चे जाते ही नहीं हैं। जहां पे सुनिएगा कि कोई युवा का प्रोग्राम है, नाच गान का प्रोग्राम है, बिना बुलाए युवाओं का पूरा रात भर नाचेंगे गाएंगे, कहां है कोई पता नहीं है। बहुत चिंतनीय विषय है। आने वाले समय में जो परिस्थिति पैदा हो रही है, यदि हमारे बच्चे ऐसे होते रहे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, वो कहीं के नहीं रहेंगे। ये चिंतनीय विषय है। अब मैं विषय पर आता हूं, क्योंकि अभी चुनाव होने वाला है, झारखंड में चुनाव होने वाला है और जिसके बारे में हम लोगों को सोचना बहुत जरूरी है। आप देखे होंगे पिछले 6 महीना से झारखंड में बाहर के नेता ऐसे आ रहे हैं जैसे पूरा कहीं पे मरा हुआ सड़ा हुआ लाश पड़ा रहता है जानवर का, तो आप देखेंगे गिद्ध कहां कहां से वहां पे पहुंच जाते हैं। पूरा झारखंड में गिद्ध मंडरा रहे हैं। आप देखे हैं, पेपर पढ़ते हैं, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। कौन पार्टी के नेता आ रहे हैं वो मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप खुद जानिए। चुनाव अभी कल ही हरियाणा में था, जम्मू कश्मीर में था, वहां पे लोग नहीं जा रहे थे। लेकिन क्या कारण है कि पूरे देश के नेता जो है कि झारखंड में आ रहे हैं और पूरा जो कि भरमा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कह रहे कि जैसे भी करके हमें झारखंड का सत्ता दे दो। कोई बोलता है यहां घुसपैठिए है, तुम दे दो तो हम घुसपैठिए को चुन चुन के बाहर कर देंगे। देश में उनकी सरकारें हैं, सीमा पर सुरक्षा उनको करना है, लेकिन यहां बोलते हैं यहां हमारा सरकार बनाओ, तब घुसपैठियों को चुन चुन के बाहर करेंगे। ये लोग पहले भी ऐसे बोलते थे देश के सत्ता में बैठने से पहले कि हमें दिल्ली का सत्ता दे दो, देश में जितना बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उसको चुन चुन के बाहर कर देंगे। लेकिन कोई नहीं पूछता है कि आप 10 साल से सत्ता में हो, कितने लोगों को आपने चुन चुन के बाहर किया। तो कहने का मतलब ये लोग क्यों आ रहे हैं, पहली बात मैं समझाना चाहता हूं। वो इसलिए आ रहे हैं कि पूरे देश का खनिज संपदा, झारखंड में देश का 40% खनिज संपदा है। क्या क्या है? कोयला है, यूरेनियम है, आयरन ओर है, यहां पे बॉक्साइट है, सारा खनिज संपदा इधर ही पड़ा हुआ है। ये पूरा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य को अगर आप मिला देंगे तो आपको पता चलेगा पे यहीं पे पूरे देश का सबसे ज्यादा खनिज संपदा पड़ा हुआ है। इन्होंने क्या किया? छत्तीसगढ़ लूट लिया। छत्तीसगढ़ में चुनाव होने से पहले क्या कहा? तुम सरना हो, तुम ईसाई हो, आपस में लड़ते रहो, मुर्गा जैसा हम लोगों को बांध दिया, लोहा, हम आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। और वो जो है कि सत्ता में बैठ गया। सत्ता में बैठने के बाद क्या किया? 1 सप्ताह के अंदर हसदेव जंगल को अडानी को दे दिया। आपने सुना है क्या हसदेव जंगल का बारे में? हसदेव जंगल जहां पे आदिवासी लोग रहते हैं, उन लोगों को लगा कि डिलिस्टिंग कर देंगे, ईसाई बने आदिवासियों को हम जो हटा देंगे, बोल दिया, विश्वास कर लिए। वो जंगल में रहने वाले सारे आदिवासी उनको वोट दे दिया। वोट देने के बाद
उन्हीं की सरकार, उन्हीं के ऊपर जो है कि लाठी चलवा रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं, उनको नजरबंद कर रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं। और अभी जो है कि 2 लाख बड़े बड़े पेड़ को जो है कि काट रहे, पूरा का पूरा जंगल को उजाड़ दे रहे हैं। दूसरी तरफ क्या बोलता है लोग, एक पेड़ मां के नाम से रोप दो। पूरे देश में अभियान चला रहा है। क्यों ऐसे चला रहा है? ताकि आप उसको देख नहीं पाएंगे कि एक तरफ आपको बोलेगा एक पेड़ तुम अपने मां के नाम से रोपो, और दूसरी तरफ पूरा का पूरा जंगल वो अपने बाप को दे रहे हैं। बाप मतलब अडानी। उसी तरह अभी उनकी सरकार बन गई कहां पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में जो नियमगिरी जंगल है, नियमगिरी पहाड़ है, जिसको आदिवासी लोग लड़ के बचाया है, उस पहाड़ को जो है कि अडानी को दे रहे हैं। क्योंकि अभी उस पहाड़ को खरीदने के लिए अडानी ने पूरा पैसा फेंक दिया है। हम अभी 2 दिन पहले लौट के वहां पर से आ रहे हैं, उड़ीसा से। वहां का जो है पूरा चिल्का लेक, उधर का पोर्ट है, मतलब समुद्र के किनारे जो भी जहाज खड़ा करने के लिए जो जगह होता है, जिसको पोर्ट बोलते हैं, उसको भी उनकी सरकार ने दे दिया। वो सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं, वो सारा कुछ संपत्ति, जल जंगल, जमीन, पूंजीपतियों को उनको देना है। वो आपके लिए नहीं कहें, वो सिर्फ आपको बोलेंगे कि हम देंगे। कल ही यहां पे बोल रहे हैं कि अभी की सरकार आपको 1000 रुपया दे रही है, हम आएंगे तो 2100 रुपया देंगे। अभी सारे लोगों को फॉर्म भरवा रहे हैं ना, लेकिन उसमें अकाउंट नंबर का जगह नहीं दिया है, वहां पे आधार कार्ड का जगह नहीं दिया। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ ठगने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं, ताकि आप उनके भ्रम में पड़ जाएंगे और उनको वोट दे देंगे, उनकी सरकार बन जाएगी। उसके बाद क्या होगा? तो जिस तरह से छत्तीसगढ़, उड़ीसा ले लिया, यहां पे भी लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं? जो रिसोर्स है, खनिज संपदा है, तीनों राज्य को अडानी लेना चाहता है, क्योंकि उनको चुनाव लड़ने के लिए सारा का सारा पैसा उनके ऊपर डाल दिया है। यहां क्या लेना चाहते हैं? सरंडा जंगल में आयरन ओर है, सरंडा जंगल को, पूरा का पूरा जंगल को लेना चाहता है। इधर आपका चले जाएंगे पाट इलाका, लोहरदगा से आगे, वहां पूरा का पूरा आपको मिलेगा ये एल्युमिनियम किससे बनता है? बॉक्साइट। पूरा का पूरा बॉक्साइट का पहाड़ को लेना चाहते हैं। उसके अलावा इधर आप चले जाएंगे गोड्डा, वहां पे गंगा नदी है, वहां पे वो पोर्ट बनाना चाहते हैं, ताकि सारा जहाज से जो ढुलाई होगा उसको सारा का सारा अडानी को मिलेगा। आज के समय में एयरपोर्ट उन्हीं को दिया जा रहा है। देश का सारा संस्थान को बेच बेच के सारा अडानी ले रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा चीज, मतलब षड्यंत्र अंदर में चल रहा है। तो कैसे भी करके, कैसे भी बरगला के, कैसे भी पैसा फेंक के, आपको खरीद के आपका वोट लेना वो चाह रहे हैं, ताकि झारखंड का सत्ता उनके हाथ में चला जाएगा। तो ये जो गिद्ध मंडरा रहे हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये गिद्ध लोग आपके लिए नहीं मंडरा रहे हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हैं, आदिवासियों का जनसंख्या कम हो रहा है। लेकिन उसी समय में ये नहीं बताते हैं कि जितने भी बिहार से, यूपी से, बंगाल से, उड़ीसा से दूसरे लोग आके हमारा आदिवासियों का सारा कुछ कब्जा कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जनसंख्या कम हो रही है, उसके बारे में वो नहीं बताते हैं। वो बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं बात करते हैं? क्योंकि असल में वोट वही लोग देते हैं उनको, उनके वोटर्स हैं। और आपको यह बात समझना पड़ेगा, मैंने अभी 4 नई किताबें लिखी हैं, जिसमें एक किताब में यही बात मैंने समझाने की कोशिश की है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में कैसे आपका हकमारी हो रहा है। आज पूरा घुसपैठिए की बात हो रही है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, ये जो बाहर से आए हुए लोग डर दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश के लोग इधर आके आपका सारा चीज ले रहे हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि बाहर से जितने भी लोग 5वीं अनुसूची में आए हैं, जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं। यह अनुसूचित क्षेत्र, 5वीं अनुसूची इलाका, हमारा क्षेत्र, यह कैसे बना? वो इसलिए नहीं बना कि यहां पे जनसंख्या को देख के, इसलिए बना कि जब अंग्रेज लोग यहां शासन करने आए तो हमारे पूर्वजों ने कहा यह इलाका हमारा पूर्वज ने दिया है, यह सरकार ने नहीं दिया, हम सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे।
यहां पे हमारा शासन चलेगा, अबू आदिसुम अबू राय चलेगा। यहां पे हम अंग्रेज सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे। और हजारों आदिवासियों ने बलिदान दिया, इसी की वजह से आपके पास जमीन भी है। 5वीं अनुसूची बना, CNT एक्ट बना, SPT एक्ट बना संताल परगना में। इसकी वजह से आपके पास जितना भी जमीन बचा है ना, वो जमीन बचा हुआ है। यदि वो जमीन नहीं रहता, कानून नहीं रहता, लड़े नहीं रहते हमारे पूर्वज, अपना खून नहीं बहाते, अपना बलिदान नहीं देते, आपके पास कुछ भी बचा हुआ नहीं रहता आज के समय में। इसको याद दिलाइए आपके बच्चों को। आप समझ लिया अभी क्या हो रहा है। अभी सिर्फ नहीं, पिछला 100 साल को आपको समझना पड़ेगा। अभी तो सरकार बचाना, लेकिन अगर भविष्य के बारे में हम बात नहीं करेंगे, आपका कुछ नहीं बचने वाला है। क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं। संविधान का ध्यान से सुनिएगा। संविधान का अनुच्छेद 19 एक का ABCDE और G, इसका उपयोग करते हुए बाहर के लोग भारी पैमाने पर यहां पर अनुसूचित क्षेत्र में, मतलब हमारे इलाके में आए। ये क्या कहता है अनुच्छेद 19 एक ABCDE और G, देश का कोई भी व्यक्ति कोई भी इलाका में जा सकता है, घूम सकता है, रह सकता है, बच सकता है, नौकरी पेशा कर सकता है। लेकिन उसी में 19 का 5 और 6 क्या बोलता है, यदि सामान्य जनसंख्या या आदिवासी जनसंख्या पर संकट पैदा हो रहा है तो सरकार कानून बनाकर बाहरी जनसंख्या पर रोक लगाएगा। यहां वो नहीं बच सकते हैं, नौकरी पेशा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका कभी भी उपयोग नहीं किया गया। हमारे अधिकारियों को सुरक्षा करने के लिए कुछ नहीं किया गया। कोई सरकार ने आज तक ठोस कानून नहीं बनाया। आप पूर्वोत्तर राज्य में चले जाइए, वहां पे कानून बनाया गया है। वहां पे बिना परमिशन का आप नहीं जा सकते हैं। कई एक ऐसे राज्य हैं जहां आदिवासी बहुल है, वहां बिना परमिशन का नागालैंड में आप नहीं जा सकते हैं, आपको परमिशन लेना पड़ेगा। इसी तरह का कानून यहां पे बनना चाहिए। विधानसभा में आज तक नहीं बनाया गया। हमारे लोगों को समझ में नहीं आता है, या समझ में भी आता है नेताओं को, तो उनको डर लगता है कि ये बाहर दूसरे लोग हमको वोट नहीं देंगे। बताइए, मतलब उनका वोट का लालच से हमारा पूरा भविष्य में इन्होंने जो है कि संकट खड़ा कर दिया है। अब क्या हो रहा है वह, अब समझ लीजिए कैसे होता है। रांची का उदाहरण देखिए। रांची में HEC बना। HEC कब बना? 1958 में HEC बना। वहां नौकरी करने कौन लोग आए? बाहर से बिहारी लोग आके नौकरी करने भर गए, सबसे ज्यादा नौकरी उनको मिला। हमारे लोग विस्थापित होकर बाहर चले गए। पूरा रांची का अगर आप देखेंगे तो लगभग 90% गांव मुंडाओं का था। आज भी आपको मुंडा नाम मिलेगा, उसमें आप खोजने लगेंगे तो। आज देख लीजिए क्या हुआ उसका परिणाम। बाहर के लोग नौकरी करने आए, अपने रिश्तेदारों को लेके आया, अपने ससुराल के लोगों को लेके आया, वो भर गए। और आज क्या हुआ, रांची का लोकसभा सीट को जनरल कर दिया, जबकि वो अनुसूचित क्षेत्र में आता है। रांची में 3 विधानसभा सीट है, रांची, कांके और हटिया। कांके को SC को दे दिया, रांची और हटिया को जनरल कर दिया। आदिवासी कहां चले गए? इतना भारी अन्याय यदि आज भी हम नहीं समझे तो आने वाले समय में याद रखिएगा, आप रांची जैसा टाउन में एक वार्ड का भी सदस्य नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हर जगह जनसंख्या को आधार बना रहे हैं ये लोग, जबकि जनसंख्या आधार नहीं है। इसलिए हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हमें कहना पड़ेगा कि अनुसूचित क्षेत्र में MP, MLA और कोई भी सीट जनरल नहीं हो सकता है, क्योंकि यह आदिवासी इलाका है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के लिए रिजर्व होना चाहिए, जिस तरह से मरंगम के जयपाल सिंह मुंडा ने मांग किया था। उन्होंने कहा था हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें पूरा का पूरा 5वीं अनुसूची इलाका दे दो। दूसरा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं जमशेदपुर का। टाटा बैठने से पहले वहां आदिवासियों का 24 गांव हुआ करता था। संथाल, हो, भूमिज, 3 प्रकार के 3 आदिवासी समुदाय थे। उनकी जनसंख्या 95% थी। 95%। टाटा को लाया गया, 24 गांवों को टाटा ने कब्जा किया, 1 पैसा आदिवासियों को नहीं दिया। आदिवासी विस्थापित हो गए, कुछ संताल लोग बच गए साइड में। आज 100 साल के बाद आप जाइए, मात्र 5% आदिवासी बच गया, और वहां पे बहुमत किसका हो गया? बिहारी, बंगाली और जितना दूसरे लोग, उड़िया लोगों का। परिणाम क्या हुआ? वहां का लोकसभा सीट जनरल हो गया,
2 विधानसभा सीट है, पूर्वी और पश्चिमी जमशेदपुर, दोनों का दोनों जनरल हो गया। वहां का एक भी वोट भी जय के आदिवासी के लिए नहीं है, बताइए। आदिवासी सिर्फ वोटर रह जाएंगे ना। हम जनरल सीट में चुनाव जीत पाएंगे, जहां अनुसूचित क्षेत्र है वहां भी नहीं जीत पाएंगे, कैसे होगा। पेशा कानून के संदर्भ में यही कहा गया था। इधर कल परसों एक किताब मैं निकाला है, छोटा छोटा किताब है, जरूर पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, नहीं तो भविष्य हमारा बहुत खराब हो जाएगा। राजनीतिक ताकत चली गई, हम कहीं के नहीं रहेंगे। आने वाले समय में मांडर विधानसभा ना, अभी आप चुनाव में वोट देते हैं, आपका अपना नेता है वो भी जनरल हो जाएगा, तब क्या करेंगे आप। हमारे लोग खड़े होंगे तभी वोट नहीं मिलेगा। दिक्कू लोग पैसा देके हमारे लोगों को ही अपने पक्ष में कर लेता है, जान लीजिए। तो समझिए कि कुछ भी नहीं बचे। जैसे पेशा कानून, जब पेशा कानून झारखंड हाईकोर्ट में आया, झारखंड हाईकोर्ट में दिक्कू लोगों ने केस किया, कहा कि पेशा कानून असंवैधानिक है, क्योंकि यहां सारा का सारा आदिवासियों के लिए 1 और 2 सीट रिजर्व है, मतलब कि मुखिया, उप मुखिया, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब रिजर्व होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि यह गलत है। उसके बाद पेशा कानून को असंवैधानिक कर दिया झारखंड हाईकोर्ट ने, क्योंकि सारे जज दिक्कू लोग हैं। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में एक दलित सुप्रीम कोर्ट का जज था, केजी बालाकृष्णन, उन्होंने कहा, उन्होंने फैसला दिया, उन्होंने कहा भले आपकी जनसंख्या ज्यादा हो गई, आप बाहर से आए हैं इसलिए ज्यादा हो गई, लेकिन यह आपको स्वीकार करना होगा कि ये सारे इलाके ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों के थे, इसलिए पेशा कानून असंवैधानिक नहीं है। उसने कहा कि पंचायत चुनाव में चाहे आदिवासी लोग उस पंचायत में 2 ही क्यों ना उनका जनसंख्या हो, लेकिन मुखिया का पद उनके लिए आरक्षित होगा। देखिए कितना बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। और उसी के बाद से अभी देखिए जिला परिषद अध्यक्ष वगैरह है, लेकिन नगर निगम देखिए, एक तो नगर निगम अनुसूचित क्षेत्र में असंवैधानिक है। संविधान का अनुच्छेद 243 243 ZC1 वो कहता है कि यहां पे नगर पालिका कानून नहीं लागू होगा। उसके बावजूद 2011 में अर्जुन मुंडा ने कानून बनाया, 12 से लागू किया। अभी देखिए जहां जहां नगर पालिका हुआ वहां क्या हो रहा है, हमारा आरक्षित सीट गया, रोटेशन बेसिस पर चलेगा। दूसरा, आपकी अपनी जमीन में डबल लगान, आप रेवेन्यू विभाग को जमीन का लगान दीजिए, आपने घर बनाया, होल्डिंग टैक्स नगर निगम को दीजिए 4000 5000 रुपया साल में, बताइए। अलग से बिजली बिल दुगुना, पानी का बिल दुगुना। उसके बावजूद हमारे आदिवासियों का दिमाग नहीं खुल रहा है। भगवान ने दिमाग दिया है, हमारे आदिवासी खुद जो है कि नगर निगम चुनाव में खड़े हो जाते हैं। उनको एकजुट होकर प्रतिकार करना चाहिए कि अनुसूचित क्षेत्र में नगर निगम असंवैधानिक है, ये नहीं चलेगा। अनुसूचित क्षेत्र में एमपी सीट आरक्षित नहीं होना चाहिए, एमएलए सीट आरक्षित मतलब जनरल नहीं होना चाहिए, एमएलए सीट जनरल नहीं होना चाहिए, कोई भी सीट जनरल नहीं होना चाहिए। यदि सारे के सारे आदिवासी एकजुट हो जाएंगे, जो सिस्टर एकजुटता की बात कर रही थी, तब समझ लीजिए इनकी ताकत है। रांची में आदिवासी लोग कितने हैं? कम से कम 6 से 8 लाख वोटर्स हैं। 8 लाख लोग वोटरशिप हैं। अगर सारे लोग निकल जाएंगे, बोलेंगे कि रांची का सीट जनरल के और लोकसभा और विधानसभा हम बॉयकॉट करते हैं, हम वोट नहीं देंगे, इसको आदिवासियों के करो, क्योंकि यह अनुसूचित क्षेत्र में आता है, यह अनुसूचित क्षेत्र है, हमारा पूर्वजों का इलाका है। अब उसको दूसरे तरीके से समझिए, बहुत गंभीर बात है। आपका घर है, आपका बिल्डिंग है, मान लीजिए ये घर है, उसमें 5 कमरा है, आप लोग 5 हैं परिवार में, बाहर से लोग आए, आपने उनको आश्रय दे दिया एक परिवार को। उन्होंने देखा आपके यहां और 2-3 कमरा खाली है, आपने ससुराल के लोगों को भी लेके आ गया, रिश्तेदारों को भी लेके आ गया, आपने और 2 कमरा दे दिया और आप 1 कमरा में हैं। अब ये लोग बोलने लगे कि जनसंख्या हमारा ज्यादा है, इसलिए इस घर का मालिक हम हैं, इस घर में क्या होगा वो निर्णय हम लेंगे। यही हो रहा है झारखंड में। झारखंड बनाने के लिए कितना साल का संघर्ष हुआ है? 70 साल का संघर्ष हुआ है। आज ये लोग बाहर से आके क्या बोल रहे हैं? उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर कल परसों आया था, वो कहता है
कि हम जो है सरायकेला खरसवा को हम उड़ीसा में शामिल कर लेंगे कुछ दिन के बाद अगर झारखंड में भाजपा की सरकार बनी। उधर का एमपी, गोड्डा का एमपी बोलता है हम पूरे संताल परगना को जो है यूनियन टेरिटोरी हमें बना लेना चाहिए, झारखंड से अलग कर देना चाहिए। बताइए, जो लोग झारखंड का लड़ाई नहीं लड़ा है, जो लोग वनांचल का मांग करते थे, और जब झारखंड आंदोलन हो रहा था तब वो कहते थे कि झारखंड आंदोलन ईसाई मिशनरियों का देश तोड़ने वाला आंदोलन है। आज झारखंड का सत्ता मांगते हैं ये लोग। इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, इनको एक भी वोट नहीं देना चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग? ऐसे लोगों को एक वोट नहीं देना चाहिए जो लोग झारखंड को तोड़ने की बात करते हैं, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने इतना बलिदान दिया है, कुर्बानी दिया है। तो यह हमें समझना पड़ेगा। अब हमें यह भी समझना है, क्योंकि ये लोग आके खूब बरगला रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 2100 रुपया महिलाओं को दे देंगे। उनसे कहना चाहिए, जब भी ये बड़े बड़े नेता दिल्ली से दूसरे राज्यों से आपके तरफ आते हैं, या उनके नेता, आसपास के नेता आपके घरों में वोट मांगने जाते हैं, कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को 2100 रुपया देंगे हम। आप उनको याद दिलाइए, उनको बोलिए 2014 में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री बनने से पहले, हमको प्रधानमंत्री बनाओ, 100 दिन के अंदर में मैं स्विस बैंक में पड़ा हुआ काला धन लाऊंगा और 15-15 लाख रुपया हर व्यक्ति के बैंक खाता में दूंगा। तो उनको बोलिए सबसे पहले तुम 15 लाख और उसका सूद 10 साल का उसको जोड़ के हमारे बैंक खाता में दो, उसके बाद वोट मांगने आओ। क्या ऐसा बोलना चाहिए? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्योंकि झूठे लोगों को, जुमलेबाज लोगों को यह समझाना जरूरी है, क्योंकि ये जुमलाबाजी सिर्फ करते हैं। आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री बन के आए थे गोड्डा में चुनाव प्रचार करने, है विधानसभा चुनाव का, क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार के रहते कोई माय का लाल नहीं है जो आदिवासी का जमीन जो है कि ले जाए, आदिवासी का जमीन लूटे। उनकी सरकार 2014 में यहां झारखंड में बनी थी। सरकार बनने के एक सप्ताह के अंदर उन्होंने क्या किया? उन्होंने लैंड बैंक बनाया। लैंड बैंक बनाकर 21 लाख एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाला, और वो लैंड बैंक में क्या क्या डाला? सरना मसना। आप समझ लीजिए, एक तरह वो लोग दिखाते हैं हम सरना आदिवासियों के हितैषी हैं, और उनका सारा का सारा सरना स्थल को लैंड बैंक में पूंजीपतियों के लिए डाल दिया। सरंडा जंगल का एक सरना स्थल को बेच दिया एसआर मित्तल कंपनी को। सोचिए, आपका गांव का चौर, आपका खेल मैदान, सारा चीजों को उन्होंने लैंड बैंक में डाल दिया। उसके बाद प्रॉपर्टी कार्ड ला रहे हैं। प्रॉपर्टी कार्ड का मतलब आपकी अपना रायती जमीन को आपको दे देंगे, बाकी जितना गांव का बचा हुआ परती जिसको बोलते हैं उसको पूंजीपतियों को देंगे। जब परती जमीन पूंजीपति ले जाएगा तो क्या होगा? मान लीजिए आपका जमीन यहां खेत है, चारों तरफ परती जमीन है, एक कंपनी ने खरीद लिया, बोलेगा अब तुम्हारा ये जो जमीन का चारों तरफ तो हम खरीद लिए, अब तुम वहां खेती करने कैसे जाओगे? अब इसलिए उसको जमीन को दो। वहां सरंडे के पास एक डेम्पो कंपनी का प्रोजेक्ट में यह हो चुका है। उसने गांव का सारा जमीन, सोकॉल्ड परती जमीन खरीद लिया और गांव वालों को बोला मैंने चारों तरफ, सरकार ने मुझे जमीन दे दिया, अगर तुम बाकी खेती का जमीन नहीं दोगे तो मैं पूरा अपना जमीन में बाउंड्री लगा रहा हूं, तुम घुसोगे कहां से खेती करने, क्योंकि मैंने खरीद लिया सरकार से। तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये परती जमीन नहीं है, ये ग्राम सभा की जमीन है। और पेशा कानून में क्या बोलता है? गांव का सारा संसाधन, चाहे वो परती जमीन हो, जंगल हो, सब ग्राम सभा का है। लेकिन ग्राम सभा को हमने क्या बना दिया? सरकारी सभा बना दिया है। जिसको इंदिरा आवास लेना है, जिसको राशन कार्ड लेना है, वो सब ग्राम सभा में जाता है, और आप लोग ग्राम सभा में नहीं जाते हैं। समझ लीजिए, ग्राम सभा खत्म हो गया, हम लोग उजड़ जाएंगे। इधर पेशा कानून पर एकदम नया किताब है, 50 रुपया का जरूर खरीदिए और पढ़िए कैसे षड्यंत्र हो रहा है, अनुसूचित क्षेत्र को लूटने का षड्यंत्र कैसे हो रहा है। सारा आदिवासी जमीन, जब कानून बोलता है सीएनटी कानून, आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, तो पूरा राज्य में, जमशेदपुर में, झारखंड में जहां भी चले जाए अनुसूचित क्षेत्र में, सारा जगह गैर आदिवासी लोग कैसे घुस रहा है, सारा जमीन वो लोग कैसे ले रहा है, और उस पर कोई रोक नहीं लग रहा है।
हमारे पास जमीन नहीं होगा, जंगल नहीं होगा, समझ लीजिए हम लोग उजड़ जाएंगे। पहाड़ ऐसे नहीं हैं, जंगल जमीन, जंगल पहाड़, जल स्रोत होना जब बहुत जरूरी है, वो नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं बचेंगे, इतना याद रखिएगा। तो अभी जैसे ही चुनाव के लिए आएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं, उनका शासन को याद करना जरूरी है। झारखंड का 24 साल हुआ है, 24 साल में 16 साल बीजेपी ने राज किया झारखंड में। उन 16 साल में क्या किया, उन 16 साल को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या करना चाहते हैं। जैसे ही 2001 में इनकी 2000 में झारखंड बनने के बाद इनकी सरकार बनी, सबसे पहले बाबूलाल मरांडी ने औद्योगिक नीति 2001 लाया और उस औद्योगिक नीति में बरही से बहरागोड़ा, बरही है आपको झुमरी तिलैया के पास कोडरमा में, और बहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम, बरही से बहरागोड़ा रांची तक जो 4 लेन सड़क जा रही है, उस सड़क के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर को पूंजीपतियों के लिए औद्योगिक गलियारा बढ़ाने का प्रस्ताव उन्होंने सबसे पहले लाया। पूरा रांची को ग्रेटर रांची बनाएंगे और सारा दिक्कुओं को बैठाने का काम वो कर रहे हैं। तो ये पहला काम उन्होंने किया। उसके बाद जब इनकी दूसरी सरकार आई 2003 में, अर्जुन मुंडा उसने क्या किया, सबसे ज्यादा एमओयू किया जिंदल, मित्तल, टाटा वाटा सारा के साथ। और आपको मैं बता रहा हूं, खूंटी का 25,000 एकड़ जमीन को मित्तल कंपनी को दे दिया था। वो तो हम लोग लड़े, उसकी वजह से बचा, नहीं तो टाटा में जिस तरह से आदिवासी 95% से 5 में आ गए, खूंटी के मुंडा लोग उड़ जाते, वहां भी जो है कि 5 में आ जाते, कहां आ जाते कोई पता नहीं। हम लोग देख नहीं पा रहे हैं हमारा दुश्मन क्या कर रहा है। जब 2014 में इनकी सरकार बनी तब क्या हुआ, पहला मैंने कहा लाइन बैंक बनाया। उसके बाद जो औद्योगिक नीति इन्होंने बनाया था उसको संशोधन करके इन्होंने क्या कर दिया, वही औद्योगिक गलियारा रांची से बहरागोड़ा तक रोड के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर को बढ़ा दिया 25-25 किलोमीटर। अभी भी वो नीति मौजूद है। इनकी सरकार आएगी तो दोनों तरफ आप सोचिए, रांची से उधर 25 किलोमीटर कहां खूंटी तक पहुंच जाएगा, उधर जो है कि पश्चिमी तरफ, उत्तर तरफ उधर 25 किलोमीटर, उसी तरह रांची से इधर आपका रामगढ़, मतलब इस पतरातू घाटी होते हुए दोनों तरफ सड़क के 25-25 किलोमीटर उद्योगपतियों को बैठाएंगे। यह उनकी पूरी योजना है। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, सीएनटी और एसपीटी कानून, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम और संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, जिसकी वजह से हमारे पास जमीन है, उसको उन्होंने 3 मिनट में संशोधन कर दिया था। याद है आपको, पहले ऑर्डिनेंस लेकर आया, फिर 3 मिनट में संशोधन किया। आप सोचिए, जो कानून जिसको हम लोग कहते हैं ये कागज के टुकड़े नहीं हैं, आपको भी याद होना चाहिए, ये सीएनटी और एसपीटी कानून हमारे पूर्वजों के खून से लिखे गए दस्तावेज है, जिसको किसी को छूने के लिए हमें देना नहीं चाहिए, जिसको छूने के लिए 10 बार सोचना चाहिए। उसको उनकी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने 3 मिनट में विधानसभा में संशोधन किया बिना चर्चा किए। सोचिए, क्या वो हमारे हितैषी हैं जो हमारा जमीन को रक्षा करता है, उस कानून को पूंजीपतियों के लिए संशोधन कर रहे थे। और जितने हमारे जमीन में गैर कानूनी तरीके से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बना है, सबको ये लोग जो है कि देने के लिए ऐसे कर रहे थे। उदाहरण बताता हूं आपको, अपोलो सबसे बड़ा हॉस्पिटल एक जमाने में था प्राइवेट, अपोलो याद है ना, नाम सुने हैं? अपोलो हॉस्पिटल मुंडाओं की जमीन पर बना हुआ है। मुंडाओं को ठगा गया, उनको कहा गया तुम्हारा सारा बच्चा का इलाज हम पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे, हमको दे दो जगह। उन्होंने दिया, हॉस्पिटल खड़ा हो गया। जब उनके घर में लोग बीमार पड़े, वो इलाज कराने के लिए वहां गए, तो अपोलो वालों ने कहा पहले तुम 10,000 जमा करो, तब जाकर तुम्हारा पेशेंट को हम एडमिट करेंगे। सोचिए, जमीन लेने के लिए कितना पहल। हम लोगों को जिस तरह से चारा फेंका जाता है मछली को फंसाने के लिए, वैसे लोग करते हैं। और जमीन लेने के बाद, हॉस्पिटल और स्कूल बनाने के बाद, हमें दूध में पड़ा मक्खी की तरह उठा के फेंक देते हैं। मुंडा जिन्होंने जमीन दिया, उनके बच्चों का इलाज नहीं हुआ, तब वो लोग गुस्सा हो गए। 4-5 लोग हैं, उन्होंने केस किया
केस करने के बाद डीसी ने कहा अपोलो को तोड़ा जाना चाहिए, लेकिन अपोलो को नहीं तोड़ा गया। केस कमिश्नर के पास चला गया, तब भी कहा गया अपोलो को तोड़ा जाए, अपोलो को तोड़ा नहीं गया। उसके बाद चला गया केस हाई कोर्ट में, अभी चल रहा है। अपोलो हॉस्पिटल को लगा हाई कोर्ट के बाद हम नहीं बचेंगे, उसने दिल्ली का एक हॉस्पिटल को बेच दिया, का पूरा हॉस्पिटल अभी वो मेदांता हो गया। सोचिए, मतलब आदिवासी लड़ रहा है तो इसी को 1% लेके उनको दे देने का काम बीजेपी सरकार का 30 संशोधन होता अगर सीएनटी कानून में। तो ऐसे बहुत सारा सफारी इंटरनेशनल से लेके बहुत सारा जो स्कूल कॉलेज बना है, हॉस्पिटल बना है आदिवासी का जमीन में, उसी को वो लोग देना चाहते हैं। तो ये संशोधन अभी रखा हुआ है, ये खत्म नहीं किया गया है। इनकी सरकार आई तो दोबारा वो करेंगे, इसलिए याद रखिए, हमें समझना है। उसके साथ साथ उसके बाद पूरे दुनिया का पूंजीपतियों को लाया, एमओयू किया, 210 सब एमओयू पड़ा हुआ है। इनकी सरकार आएगी तो क्या होगा? सारा हमारा जल जंगल जमीन चला जाएगा। ये क्या करते हैं? आदिवासियों को धर्म के नाम पे खूब लड़ाते हैं, सरनाई से खूब लड़ाते हैं। उसके बाद हमारी जल जंगल जमीन को पूंजीपतियों को देना चाहते हैं, और दूसरा हमें आदिवासी पहचान को भी मट्टियामेट करते हैं, आदिवासी को वनवासी कहते हैं। और हमारा धार्मिक पहचान दो तरह का, जो आदिवासी लोग संविधान का अनुच्छेद 25-26 के तहत अपने मौलिक अधिकार को उपयोग करते हुए ईसाई बने या दूसरा धर्म को मानते हैं, उनको बोलते हैं ये एक पहला चावल के लिए धर्म बदला है, इसको अत्याचार करो, इसको इस पर अत्याचार करो, इसको धर्म मंत्रण क्या है बोलो, इसको प्रताड़ित करो, टॉर्चर करते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। दूसरे तरफ कहते हैं सरना आदिवासियों का हम हितैषी हैं, लेकिन अभी कह रहे हैं सारे के सारे सरना हिंदू हैं, उनको सरना कोड देने का जरूरत नहीं। समझ रहे हैं कितना बड़ा चीज हो रहा है? तो ऐसे लोगों को, ऐसे पार्टियों को वोट देने की जरूरत नहीं है। अब मैं चुनाव तो क्या है उसको करके खत्म करना चाहता हूं, आपको और भी चीजें करनी है। एक तो एकजुटता की बात, हम एकजुट कैसे होंगे? हम बटे हुए हैं धर्म के नाम पर, एक तरफ सरना ईसाई का लड़ाई है, दूसरी तरफ पार्टियों के नाम से हम बटे हुए हैं, अलग अलग पार्टियों के का गुलामी हम कर रहे हैं। ऐसे गुलामी करने से नहीं होगा, हमें एकजुट होना है। और हम सब लोग जो पार्टी को हम तय करेंगे ये पार्टी हमारे लिए इस साल के अगला 5 साल के लिए अच्छा है, हमें उसके साथ जाना चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं? निर्दलीय को वोट दे देते हैं। अभी क्या करना है? आपके घर से भी अगर कोई निर्दलीय खड़ा होता है उसको वोट नहीं देना है, भले उनको बोल देना है आपको ये हम वोट दे रहे हैं, जाके वोट जिनको हम लोग तय करेंगे उसको वोट देना है, लेकिन घर में आके वापस आके बोल देना हम आप ही को वोट दिए हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। अभी कई एक नई नई पार्टियां आए हैं जिसके बारे में लोग नहीं समझ रहे हैं, हमारे लोग दौड़ रहा है। एक है भारत आदिवासी पार्टी, बाप पार्टी, वो कहता है हम आदिवासी के हितैषी हैं, हम ही एकमात्र पार्टी आदिवासी के हैं। लेकिन क्या बोलता है? वो बोलता है जो सरना पूजा करता है वही आदिवासी है। वो बोलता है भारत आदिवासी पार्टी कि जो लोग ईसाई धर्म को मानता है उसका डिलिस्टिंग होना चाहिए, हिंदू धर्म को मानता है उसका डिलिस्टिंग होना चाहिए, जो सरना पूजा करता है वही उसी को सिर्फ आरक्षण मिलना चाहिए। समझ रहे हैं? ऐसे पार्टी को आप वोट देंगे? और हमारे लोग कूद के जा रहा है। ये पार्टी आया है राजस्थान से, और दूसरी पार्टी और एक है जयराम महतो, वहां भी देख रहे हैं कि मुंडा लोग जाके खड़ा हो रहा है। वो पार्टी क्या बोलता है? कुर्मी को, कुर्मी महतो को एसटी का दर्जा देना चाहिए, ये हमारा पुराना मांग है। बताइए, जिस दिन कुर्मी महतो का आदिवासी का दर्जा दे दिया आपका सारा कुछ चीज चला जाएगा, नौकरी से लेके जमीन से लेके सब कुछ लूट लेगा। इसलिए ऐसे ऐसे पार्टियों के पीछे नहीं जाना है, हम लोग को एक दिशा में जाना है। मौजूदा सरकार अभी है, उस सरकार को बरकरार रखना है। इसलिए रखना है, आपके मन में हो सकता है बहुत लोग भ्रम फैलाएंगे इस सरकार ने हमारे लिए क्या किया। आप सोचिए, जिस व्यक्ति को जब से मुख्यमंत्री के कुर्सी में बैठा है तब से उसको जो है कि सरकार गिराने के लिए, उसकी सरकार खरीदने के लिए कभी सीबीआई भेजता है, कभी ईडी भेजता है। और पहला देश में ऐसा केस है, देखिए, आम लोगों को तो जेल भेजा जाता है फर्जी केस में, एक मुख्यमंत्री को झूठा केस लगाकर 5 महीना तक जेल में डाला। बताइए, इसीलिए क्यों अपना सरकार नहीं गिराया, उनके साथ नहीं किया। पत्रकार लोग अभी हमको पूछता है कि इस सरकार को कितना नंबर देंगे,
मैं कहता हूं जिसको आपने परीक्षा में बैठने नहीं दिया, परीक्षा में तैयारी करने नहीं दिया, उसको नंबर कैसे दिया जा सकता है? 5 साल काम करने दीजिए ना किसी को, तब आपका ये क्या आपने वादा किया था उसका क्या हुआ? केंद्र सरकार में हमने 10 साल काम करने दिया, उसके बाद हम पूछ रहे हैं कि तुमने 15-15 लाख देने का वादा किया था, वो कहां गया? 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया था, मतलब 20 करोड़ अब तक देना था, उस कहां गया वो नौकरी? आज झारखंड में बोलते हैं हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, पहले 20 करोड़ लोगों को नौकरी दिए हो कि नहीं दिए हो, उसका सूची जारी करो, तब हम बताएंगे तुमको वोट देंगे कि नहीं देंगे। तो ये समझना पड़ेगा हम लोगों को। तो एकजुटता, वोट का बंटवारा जैसे पार्टियों में होता है, निर्दलियों में होता है, उसको रोकना है। तीसरा काम करना है, हम लोग लड़ाई के लिए जा रहे हैं, पर हमारा हथियार कहां है? हथियार मतलब बहुत लोगों के पास वोटर का आईडी नहीं है। नया अभी युवा लोग 18 साल पहुंच रहे हैं, आपके बच्चे लोग, उनको जल्दी से जल्दी वोटर आईडी कार्ड वगैरह बनवाइए, उनको लिस्टिंग करवाइए, वो सब चीजें होनी चाहिए। अभी क्या प्रक्रिया चल रही लेटेस्ट मुझे नहीं पता, लेकिन पता करिए, उसको करना जरूरी है। चौथा चीज क्या है कि हम लोग राजनीति नहीं समझते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। राजनीति क्या नहीं समझते हैं? जो हमारा जल जंगल जमीन को पूंजीपतियों को देता है, हम लोग उसी को वोट देते हैं। अब चले जाइए जहां सरना आदिवासी लोग हैं, जो इलाके में बहुसंख्यक लोग उन्हीं को वोट देते रहे हैं। हालांकि 2019 में वो समझे, अभी का लोकसभा चुनाव में भी बहुत लोग समझ गए, लेकिन अभी भी बहुत लोग उनके साथ है। उनको समझाइए, आपके साथ हैं, आपके पड़ोसी हैं, उनको बताइए जो आपका धर्म को नहीं मानता है, सरना कोड नहीं दे रहा है, सरना स्थल को लैंड बैंक में डाल दिया, आपको आदिवासी नहीं बोल के वनवासी बोलता है, उसको आप कैसे वोट देंगे? अभी देखिए हमारे बड़े बड़े नेता लोग हमारा आदिवासी पहचान को नहीं स्वीकार करती, वो पार्टी उस पार्टी के साथ खड़े हैं। बताइए कहां हमारी राजनीति है? अभी साबित हो गया देश में क्या साबित हो गया कि भारत में सबसे पहले आदिवासी लोग रह रहे थे। ये लोग क्या बोल रहे थे, आर्य लोग, दिक्कू लोग, कि हम लोग भी भारत देश के ही रहने वाले हैं। अंग्रेजों ने गलत इतिहास लिख के बोला है कि हम लोग बाहर से, आर्य लोग बाहर से आए हैं। लेकिन अभी 3 डीएनए रिसर्च हुआ है। डीएनए मतलब आदिवासी व्यक्ति का अंदर में सब जिन रहता है, जिन से पता चलता है कि आप किसके वंशज हैं। 2018 में एक रिपोर्ट आया, 2019 में एक रिपोर्ट आया, और इस साल 20 फरवरी को एक रिपोर्ट आया। वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि आदिवासी भारत में 65,000 साल से रह रहे हैं। और ये दिक्कू लोग कब से रह रहे हैं? इनके पूर्वज यूरेशिया से 3,500 साल पहले आए हैं यहां पर, और ये कहते हैं कि हमारा धर्म ही सबसे पहले शुरू यहां पर हुआ। बताइए, जब आदिवासी 65,000 साल पहले से रह रहा है तो उसका अपना धर्म कैसे नहीं है? और ये कहता है कि आदिवासी हिंदू है, और सरना धर्म को बोलता है कि सरना कोड मिलना नहीं चाहिए। लोगों को समझाना है। और सबसे मौलिक बात, इस डीएनए रिसर्च में क्या साबित हुआ? क्योंकि हम लोगों को भी लड़ाता है, बोलता है जो सरना पूजा करता है वही आदिवासी है, उनको बोलिए, तब तो कल जितने बिहारी सरना पूजा करेगा आदिवासी हो जाएगा क्या? ये डीएनए रिपोर्ट ने स्पष्ट बता दिया। क्या बताया? जिनके पूर्वज हंटर और गैदरर मतलब जंगलों में शिकार करते थे, कांद मूल फल फूल इकट्ठा करके खाते थे, जिंदा रहते थे, वही भारत के प्रथम निवासी है, मतलब वही आदिवासी है। इसीलिए आदिवासी होना कोई धर्म का मतलब नहीं है। आदिवासी एक नस्लीय समुदाय है, आदिवासी कोई धार्मिक समुदाय नहीं है। यदि आपके पूर्वज हंटर गैदरर थे, अगर वो शिकार करते थे, जंगल में कांद मूल इकट्ठा करके जिंदा रहते थे, तभी आप आदिवासी हैं। इसीलिए जो आपको कहता है आप चर्च जाते हैं आप आदिवासी नहीं है, उनको बोलिए पास के जंगल में चल जाओ और वहां से पता करो कि कौन आदिवासी है और नहीं है। वहां पे करिल भी चुन रहा है, वहां खुखड़ी चुन रहा है, वहां महुआ चुन रहा है, सभी चुन रहा है ना। चाहे वो सरना धर्म मानता है, चाहे हिंदू धर्म, आदिवासी, चाहे वो ईसाई धर्म मानता है, चुनता है कि नहीं चुनता है ना। आप पत्थर लाते हैं ना जंगल से, लकड़ी लाते हैं ना जंगल से,
तो इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। हम उनके वंशज हैं, हम आदिवासी हैं। तुम आदिवासी का धर्म नहीं तय करेगो। ये दिक्कू बाहर से आए हैं और ये कहते हैं कि हम जो कहेंगे वो खाओगे, हम जो पहनेंगे वो पहनोगे, हम जो भाषा बोलेंगे वो भाषा तुम्हारा होगा, हम जो धर्म मानते हैं वही धर्म तुम्हारा है। ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग चुपचाप रहते हैं, इसलिए ऐसे ये लोग करता है। आप देखिएगा, जब इनकी सरकार थी, हर दूसरा दिन धर्म के नाम पर लड़ाते थे। सरना ऐसा है, सरना ऐसा है। जितना मिशनरी संस्थान पर हमला करते थे, हम लोग को पूरा टेंशन में जीने पर मजबूर करके रखा था 2014 और 19 के बीच, है ना। इसीलिए यदि ये लोग फिर से दोबारा इसमें सरकार बनाएंगे, हमारा जीवन को तबाह करके रखेंगे। छत्तीसगढ़ में चले जाइए, वहां इतना ज्यादा लड़ाई हो रहा है। यीशु ख्रिस्त तक को जो है कि गाली दे रहे हैं उनके नेता लोग। तो ऐसा माहौल लोग बनाते हैं, नफरत फैलाते हैं, क्योंकि इनको पता है सिर्फ नफरत फैला के ही वोट ले सकते हैं। आदिवासियों को सरना ईसाई के नाम से बांटेंगे तभी वोट ले सकते हैं। उनको पता है दूसरे इलाके में वो हिंदू मुसलमान के नाम से उनको वोट मिलता है, लेकिन आदिवासी इलाके में हिंदू मुसलमान के नाम से वोट नहीं मिलेगा, उनको सरना ईसाई के नाम से वोट मिलेगा। इसलिए सरना ईसाई के नाम से वो लोग जो है कि लड़ाते रहते हैं, डिलिस्टिंग के नाम से लड़ाते रहते हैं। इसलिए हम लोगों को एकजुट होना है। हर कीमत पर इन लोगों को झारखंड के सत्ता में बैठने नहीं देना है। आपको घर घर जाना है, कैंपेन करना है और इस सरकार को वापस लाना है, ताकि अगला 5 साल हम लोग जो है कि अच्छा से रह सकते हैं। नहीं तो हम आदिवासियों का जितना भी जल जंगल जमीन बचा खुचा है, सारा चीज को पूंजीपतियों को सौंप देंगे। हमारा पहचान को मट्टामेट कर रहे हैं, हमारा धार्मिक आजादी छीन रहे हैं, खाने की आजादी सब कुछ छीन रहे हैं। आप देखिए, हमारे पूर्वज लोग कब से जो है कि बरका खाते आए हैं ना। आज क्या कर दिया, कानून बना दिया। बताइए, जब सदगुरु गए त्रिपुरा, आपको पता है, कल परसों जाने मतलब पिछला सप्ताह का बात है, वहां के हजारों युवा खड़े हो गए। उन्होंने कहा तुम अपने घर में जाके माता मानो, हमारे यहां पे नहीं चलेगा, हमारे यहां नहीं चलेगा ये सब। हमारे यहां तुम डिक्टेट नहीं करोगे आके कि तुम क्या खाओगे, हम क्या खाएंगे। हम, मेरा भोजन का अधिकार तुम नहीं छीन सकते हो। हमारे पूर्वज खाते आए हैं, हम भी खाएंगे। उन्होंने डंके के चोट पर ऐलान कर दिया। हमारे यहां क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमें सरना ईसाई के नाम से बांट दिया। एक प्रोफेसर, संताली सन्ना प्रोफेसर, उसने कहा हमारा पूर्वज खाते थे, हम लोग बलि देते हैं, उसको जेल में डाल दिया था। सोचिए, मतलब हमारा भोजन का अधिकार भी छीन ले रहा है। आप सोचिए कितने लोग कमाते खाते थे, वो सारा कुछ छीन ले रहा है। तो ये देश में आदिवासियों को बर्बाद करना चाहते हैं, आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है जब तक आदिवासी रहेगा, आदिवासी बोलेगा मैं भारत देश का प्रथम निवासी हूं, यहां का मालिक हूं। वो इसलिए बोलेगा, जैसे मैंने कहा आपको, डीएनए रिसर्च में साबित हो गया है। 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भारत के प्रथम निवासी और मालिक आदिवासी हैं। इसलिए आपको आदिवासी होना गर्व महसूस होना चाहिए। आज हम आदिवासियों को, युवाओं को आदिवासी का मतलब पता नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, आदिवासी होना शर्म महसूस करता है। इसलिए अपना गोत्र नहीं लिखना चाहता है, अपनी भाषा नहीं बोलना चाहता है, अपनी संस्कृति नहीं बोलना चाहता है, मड़वा रोटी नहीं खाना चाहता है, और चौमिन खा के चौड़मी होता है और डॉक्टर के पास जाएगा उसके बाद। इधर किताब है, पढ़िए, भारत देश के प्रथम निवासी और मालिक कौन है। मैंने पूरा डीएनए रिसर्च के आधार पर लिखा है। कोई दुनिया का ताकत उसको खारिज नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरे दुनिया के 92 साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके लिखा है, रिपोर्ट लिखा है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अंत में अपने बच्चों को बौद्धिक उलगुलान की तरफ ले जाइए, पढ़ने बोलिए, उनको अपने लिए भी पढ़ना है, समाज के लिए पढ़ना है, क्योंकि कल हमारा आदिवासी समाज कैसे होगा, कल हमारा आदिवासी समाज अपनी भाषा बोलेगा कि नहीं बोलेगा, अपने संस्कृति में जिएगा कि नहीं जिएगा, अपना पहनावा पहनेगा कि नहीं पहनेगा, वो आज के युवाओं पर निर्भर करेगा। वो केटीएम में घूमने और रोड पर मरने से हमारा भविष्य नहीं चल सकता। इसलिए अपने युवाओं को पढ़वाइए, उनको पढ़ने के लिए अग्रसर कीजिए, उनको समझाइए। जो संदेश आप यहां से सुन के जाते हैं उनको जरूर बोलिए और गर्व से कहिए हम आदिवासी भारत देश के प्रथम निवासी और मालिक हैं,
और ये झारखंड हमारा है, हमारे पूर्वज लोग लड़के बचाए हैं, यहां हम लोग बाहरी ताकतों को शासन करने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे पूनम की रात रोशन होती है, वैसी आस आज हर दिल में जगी है। सलामत रहे आपका ये उज्जवल भविष्य। व्यक्तित्व आपके आगमन से इस सभा की शान बढ़ी है। वाकई आपके आगमन से हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। दुआ है ईश्वर से हम माताओं की ओर से, सलामत रहे आप। आपका कार्य काबिले तारीफ है। आपका जीवन से पूरा समाज लाभान्वित हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वरूप हम जोरदार ताली बजा देंगे। अब हम सभा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं और हम अभी हमारे बीच हमारे भिखारियट आध्यात्मिक सलाहकार श्रद्धेय फादर नीलम संदीप तीड़ू उपस्थित हैं। वे हमारे सभी कार्यों में हमारा साथ देते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। मैं हमारी भिखारियट सभा नेत्री श्रीमती एलिस कुल्लू को आभार के 2 शब्द कहने एवं शुभकामनाएं देने के लिए उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। तो अभी आपने बेहद ही जोशीले आवाज़ को सुना और बहुत कुछ हम लोगों को जानकारी दिए हैं। तो अगर आप लोगों के मन और दिल में उथल पुथल मच रहा है कि हमें कुछ कहना है, तो आप लोग अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे बीच अभी भी ग्लैडसन डुंगडुन मौजूद हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल आ रहा है और उसमें हम लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बहुत हम लोग माताएं भी इधर उधर होती हैं चुनाव को लेकर के। तो अगर आपके मन में कुछ सवालें उठ रही हैं तो आप लोगों के लिए समय दिया जाता है 2 मिनट के लिए, आप लोग सवाल पूछ सकती हैं। जो इन सब कामों में रुचि रखती हैं तो कैसे काम करेंगे या क्या करना चाहिए, ये सबको आप लोग अभी ही पूछ सकते हैं। माताएं थक गई हैं क्योंकि कल से ही यहाँ पर है। मैं बहुत स्पष्ट तरीका से तो नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन मैं थोड़ा सा पूछना चाहती हूँ कि सर यहाँ पर है, अभी जो जयराम महतो का जो पार्टी उभर करके आ रहा है, ये कितना हद तक हमारी पार्टियों को प्रभाव डालेगा आपके अनुसार? और बहुत बार चूँकि मैं बहुतों से मिलती हूँ, दिन में विद्यालय में होने के कारण बहुत प्रतिदिन कई पेरेंट्स से मैं मिलती हूँ, तो उनमें मुझे आभास यही होता है कि हमारे क्षेत्र के भी बहुत सारे जो हमारे सरना भाई बहन हैं, उनसे तालमेल लाने की अति आवश्यकता है। हमको कुछ ऐसा टिप्स दे दे कि हम उनको अपने साथ या तो उन्हें हम अच्छी तरह से समझा सकें। धन्यवाद। और किन्हीं के पास शायद तो एक ही बार में जवाब देते हैं। अच्छा, पिछला बार जब मीटिंग हुआ था तो वहाँ पर सवाल पूछा गया था, ये बाप पार्टी क्या है? तो कृपया आप हमारी माताओं को बाप पार्टी के बारे में भी बता दीजिए। और कुछ? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपने सुंदर तरीके से जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए हमें अवगत किया है राजनीतिक परिवेश में। मेरा एक सवाल है, हम आदिवासी इसी तरह के हैं, अभी सवाल करने के लिए कहा गया तो कोई शायद हाथ भी नहीं उठाए।
तो बहुत बार मैं भी ये महसूस करता हूँ कि बहुत सारे पल्लियों में हूँ, लेकिन हमारे लोगों में नेतृत्व करने की क्षमता थोड़ी कम हो रही है। इस फर्स्ट वर्ल्ड में भी जैसे हम लोग 5G मोबाइल भी यूज करने लगे हैं, लेकिन हमारे बच्चे और हमारे माता पिता भी थोड़ा सा दब्बूपन का महसूस करते हैं अपनी आवाज को उठाने के लिए। तो इन सब से उभरने के लिए हमें और अधिक थोड़ी सी जानकारी आप बतला देते तो अच्छा होता, क्योंकि अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो दूसरे लोग दबाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। पहले सिस्टर का सवाल, जयराम महतो, कितने लोग नाम सुने हैं? सुने हैं ना। उसका JBKSS था, सामाजिक संगठन, अभी वो राजनीतिक संगठन बन गया है जिसका नाम है झारखंड संघर्ष जनतांत्रिक मोर्चा, ऐसा कुछ है नाम, ठीक है ना। लेकिन जयराम आप लोग जानते हैं। सिस्टर का सवाल था कि वो पार्टी अभी का जो हमारी गठबंधन की जो सरकार है उसको कितना प्रभावित करेगी। तो खासकर सिस्टर, ये जो जयराम का जो काम है वो महतो बेल्ट, जिसको कोयलांचल बोलते हैं, कोयलांचल में उनका काम है। और कोयलांचल में लगभग वो 10 ऐसे विधानसभा है जिस पर थोड़ा उनका इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन उसमें वो इक्वली दोनों को डैमेज करने वाले हैं। बीजेपी को भी उतना ही डैमेज करेंगे जितना इधर डैमेज करेंगे, इसलिए उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। उनको जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के कोई लोग फर्जी एनालिसिस कर रहा है कि वो किंग मेकर रहेंगे या फिर उनके पास 10 सीट ऐसे जीतेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास मुश्किल से अगर जीतना होगा 1 या 2 सीट ऐसे जीतने की स्थिति में है, और नहीं तो नहीं भी जीत सकते हैं। हाँ, लेकिन 10 विधानसभा चुनाव में, मतलब विधानसभा क्षेत्र में थोड़ा प्रभाव उनका रहेगा, क्योंकि विधानसभा में मार्जिन बहुत कम होता है जीत का। कोई 250 में भी जीतते हैं, 500 में भी जीतते हैं। तो मान लीजिए 2000, 3000, 5000 भी वोट काटे तो वहाँ पे उसका प्रभाव रहेगा, लेकिन इक्वली इम्पैक्ट करेंगे दोनों को। दूसरा, जिस तरह से सवाल आया बाप पार्टी को लेकर, बाप आपने सुना है ना, थोड़ा तो मैंने उसके बारे में बोला अपना वक्तव्य में। बाप मतलब भारत आदिवासी पार्टी, उसका शॉर्ट में उस बाप पार्टी कहते हैं। अब बाप पार्टी कहाँ की है? वो राजस्थान की पार्टी है, और वो भी किससे टूट के निकली है उसके बारे में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये पार्टी बस 6 महीने के अंदर में 4 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट जीत गई, मतलब बहुत क्रांति कर गई, ऐसा वो लोग दिखा रहा है। लेकिन वो झूठ है। सच क्या है? उससे पहले BTP नाम का एक पार्टी हुआ करती थी गुजरात में, भारतीय ट्राइबल पार्टी, जिसका प्रमुख थे छोटू भाई वासवा। तो भारतीय ट्राइबल पार्टी जो था वो गुजरात में, और उसी का एक ग्रुप राजस्थान में काम करता था जिसमें राजकुमार राउत उसके MLA रह चुके हैं। तो यहाँ पे लोग जुटे, यहाँ पे जीते उनके काम से। पिछला 10 साल से लोग काम कर रहे थे। ये दूसरा बार MLA बने। उसके बाद इन्होंने अपने उस पार्टी से अलग हुए, पार्टी को तोड़ दिया, पार्टी तोड़ के नया बाप पार्टी बना लिया, और ये पार्टी अभी सभी जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये पार्टी का एक तो राजस्थान की पार्टी है जिनको झारखंड के बारे में कोई समझ नहीं है। दूसरी बात, खासकर हमारे बारे में, हम जो ईसाई धर्म को मानते हैं या जो आदिवासी दूसरे धर्म को मानते हैं, उसको वो आदिवासी ही नहीं मानते हैं। वो कहते हैं इनका डिलिस्टिंग होना चाहिए, मतलब कि अनुसूचित जनजाति के तहत आदिवासियों को जो आरक्षण मिला है वो आरक्षण इनको मिलना ही नहीं चाहिए। जिस तरह से भाजपा वाले मांग करते हैं ना कि ईसाइयों का डिलिस्टिंग करो, आदिवासी भी नहीं मानते हैं, कहते हैं इनका डिलिस्टिंग करो, या आदिवासी नहीं रहे हैं। तो उसी तरह वो भी डिलिस्टिंग का मांग करते हैं, कहते हैं कि सबका डिलिस्टिंग होना चाहिए जो सरना पूजा नहीं करता है। दूसरा, वो तीसरी बात, जिस तरह से आदिवासी कौन है? मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया, जिनके पूर्वज जंगलों में रहते थे, जो शिकार करके या फिर वहां फल फूल कांद मूल चुन के खा के जिंदा रहे, उनके जो भी वंशज है वो आदिवासी हैं। भारत में आदिवासी का वही परिभाषा है
अब संविधान का अनुच्छेद 366 उपअनुच्छेद 25 वहां पे जनजाति शब्द डाला है, उसमें हटा के वहां आदिवासी शब्द डालना चाहिए और ये परिभाषा डालना चाहिए कि जिनके पूर्वज हंटर और गैदरर हैं, मतलब शिकारी और संग्रह करता थे, उन्हीं के वंशज आदिवासी होंगे। वो नहीं डाला। संविधान का अनुच्छेद 13 उपअनुच्छेद में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आदिवासी शब्द था 13 का 5 में, उसको हटा दिया गया 1 दिसंबर 1948 को संशोधन संख्या 491 के द्वारा। उसमें अगर आदिवासी शब्द रहता तो समझ लीजिए आज हम लोग भारत देश के ऐसे ही मालिक बने रहते, हमें विस्थापित करना इनको मुश्किल होता। ये यूएन में जाके ये बोल नहीं सकते थे कि आदिवासी भारत में नहीं रहते हैं, लेकिन आदिवासी शब्द को, एबोरिजिनल शब्द को हटा दिया। वो लोग जानते थे यदि एबोरिजिनल शब्द संविधान में रहेगा तो आदिवासी लोग कहेंगे हम लोग भारत के प्रथम निवासी हैं, हम पहला नागरिकता हमें मिलनी चाहिए, देश का संसाधन पर पहला हक हमारा है। जैसे आपने राहुल गांधी को कई एक सभा में बोलते हुए सुना होगा, वो कहते भी हैं आज कि आदिवासी भारत के प्रथम निवासी और मालिक है, भारत के संसाधन पर पहला हक आदिवासियों का है। और सच्चाई यही है, जल जंगल जमीन हमारा है, लेकिन दिक्कू लोग आके कब्जा कर रहे हैं, हम लोग को भटका रहा है ना। तो राजनीति हम लोग नहीं समझेंगे तो ऐसे ही होगा। तो ये जो भारत आदिवासी पार्टी है वो एक तरह से बी टीम ही है, और जयराम का पार्टी भी बी टीम ही है बीजेपी का। उसमें क्या हो रहा है, जयराम बीच में बहुत काम कर रहे थे, अचानक उनको बीजेपी ने हेलीकॉप्टर का ऑफर दिया कि आपको चुनाव लड़ने के लिए हम हेलीकॉप्टर देंगे, हमारी सरकार बनी उसमें आपको मंत्री पद देंगे। कई उनके साथी उसमें से निकल गए, उनको हटा दिया। जो जो सवाल पार्टी में उठा रहा है सबको हटा दे रहा है। जो जो पूछता है उसको कि तुम दिल्ली क्यों गया था, अमित शाह से क्या बात करके आया तुम, तो उसको पार्टी से हटा देता है। तो ये सारे लोग सिर्फ हमारा वोट को काटने के लिए आ रहा है। वो जीते और हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको करोड़ों रुपया मिलेगा, वो लोग जो है कि गाड़ी खरीदेंगे, ऐश करेंगे, घूमेंगे। आप देखिए जयराम इतना सारा उनका गाड़ी के साथ घूमता है, इतना बड़ा बड़ा गाड़ी, उनके आगे पीछे कहां से पैसा आया। एक आदमी भाषा संस्कृति की बात कर रहा था और क्या और बोल रहा था, पहले बाहरी भाषा नहीं चलता हो, झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलता हो, ये नहीं बोल रहा था। भोजपुरी, उड़िया, बंगाली नहीं चलता हो झारखंड में। अभी क्या बोलता है, सब कोई चलता हो, कोई बाहरी ना खाओ। बताओ, मतलब जो व्यक्ति ऐसे बदलता है वो आपका कभी भला नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात है, वो ये कुर्मी महतो को आदिवासी का दर्जा देने का मांग करता है। आप समझ लीजिए कुर्मी महतो क्या है, ये लोग कृषक समुदाय है, इनके पूर्वज कभी भी शिकार नहीं करने गए, महुआ चुनने नहीं गए। ये लोग क्या करता है, महतो लोग को देखे ना क्या करता है, खेत में सब्जी उगाता है और बेचता है। तो कृषक समुदाय तो आदिवासी हो ही नहीं सकता है, लेकिन वो जबरदस्ती का हमारा जनसंख्या ज्यादा है तो वोट ज्यादा देंगे बोल के वो उसमें आ जाना चाहता है। जैसे राजस्थान में आप जाइएगा तो मीना लोग और कई एक लोग खाली उनकी जनसंख्या ज्यादा है बोल के उनको आदिवासी का दर्जा दे दिया, लेकिन वो कायदे से आदिवासी नहीं है। तो इसीलिए इसको समझना है। एक बात जो एक सवाल आया कि हमारे लोग सवाल क्यों नहीं उठाते हैं, क्यों सवाल नहीं उठाते हैं। एक तो यह कि हम समझते नहीं हैं, समझना नहीं चाहते हैं। और समझदारी कहां से आएगी, मैंने आखिरी में कहा था बौद्धिक उलगुलान। मेरे मन में बहुत समय में से यह भी सवाल आता है, मैंने बहुत जगह चुकी। अभी मैं जो झारखंड का सबसे टॉप जो है कि चर्च का जो संस्थान है जिसमें सारे बिशप लोग बैठते हैं, थिंक टैंक और एग्जीक्यूटिव ग्रुप, उसका उसमें हूं। तो वहां भी और अलग अलग जगह भी मैंने बहुत जगह पे सवाल किया है कि हमारे धर्मगुरु हैं उनको भी सोचना है और हम सभी को सोचना है। क्या सोचना है कि हम सरकार के बाद ईसाई मिशनरियों के पास सबसे ज्यादा शिक्षण संस्थान है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहां से निकलने वाले हमारे आदिवासी लड़के लड़कियां क्यों खुद को आदिवासी बोलना नहीं चाहते हैं, क्यों अपनी भाषा संस्कृति पर गर्व नहीं करते हैं, क्यों जो है कि दिक्कू बन जाना चाहते हैं। बहुत सारे आदिवासी लड़कियां जो नौकरी कर रही हैं, जैसे नौकरी लगता है तुरंत बुर्का पहन के जो मुसलमान के पीछे भाग जाती हैं। बहुत सारे आदिवासी लड़कियां तुरंत जो है कि दिक्कू के साथ जाके घूंघट ओढ़ के दिन भर घूंघट में है, उनको लगता है कि हम सभ्य हो गए, हम विकसित हो गए। बताइए क्या हो रहा है।
दुनिया में लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं। हमारा आदिवासी समाज इतना खुला है, इतना आजाद है कि बेटा बेटी कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। उसके बावजूद खुला समाज को चूंकि गैर आदिवासियों ने क्या बोल दिया, आदिवासी मतलब अनपढ़, गंवार, जाहिल, पिछड़ा, नीच। क्यों ऐसा बोला, कभी आप लोग सोचते हैं? आपको समझना पड़ेगा। वो लोग को पता था, जब आर्य लोग बाहर से आए तो उनको पता था कि आदिवासी यहां रह रहे थे। ये कभी ना कभी दावा करेंगे हम यहां के असली मालिक हैं। इसलिए पहले क्या करो, इसलिए संविधान से आदिवासी शब्द हटा दिया। आदिवासी शब्द रहेगा तो ये लोग दावा करेंगे। दूसरा क्या किया, हम लोगों को दिमाग में बैठाया आदिवासी मतलब जंगली, अनपढ़, गंवार, नीच, पिछड़ा। क्यों ऐसा बोला? ताकि आप अपना समाज से, अपना नाम से, अपनी भाषा से, अपना खान पान से, रीति रिवाज से, जंगल से, जमीन से नफरत करेंगे और भागेंगे दिक्कुलों की तरफ, छोड़ छाड़ के भागेंगे। आज देखिए जितने लोग रांची में बिल्डिंग ठोक लिया है, गांव आता है क्या? उनके बच्चे जंगल घूमने जाते हैं, खेत जाते हैं, और शिमला और मनाली और अमेरिका और लंदन जाएंगे, नहीं आएंगे यहां। आदिवासी बोलना भी नहीं चाहते हैं, बाल आयरन करा रहे हैं, गाल में फेयर एंड लवली, हैंड हैंडसम क्या क्या डाल के चेहरा बदल रहे हैं, है ना। और मैंने विज्ञापन भी देखा है निष्कलंका में। आप लोग विज्ञापन देते हैं जिनका शादी नहीं हो पता, बेटियों का, लड़का बेटों का बैंक में नौकरी करता है, 5.5 फीट लंबा चौड़ा, उसके लिए गोरी सुशील कन्या चाहिए। बाप रे बाप, मतलब जो समाज, पूरा समाज ही जो है कि अपना रंग से भी हमें आप नफरत करा दिया। और हमारे पूर्वज कभी ऐसे बात किए? जब कन्या देखने जाते थे तो बोलते थे हमारी बच्चियां इधर आई है, उसको खोजते खोजते आपके यहाँ घुस गए हम लोग। वो ये नहीं बोलते हैं लड़की गोरी है तो ये मतलब सफेद बच्चियां इधर आई थी उसी को खोजने आए। अगर लड़की सांवली है तो नहीं बोलती है वो इधर एक तो हमारा करिया बच्ची आई है, उसको खोजते खोजते हम लोग आए। कभी काला गोरा आपका पूर्वज ने किया? कभी अमीर गरीब का बात किया? गांव में देखिए जो मास्टर लोग हमारे यहाँ हैं, नौकरी करते हैं, ड्यूटी जाता है, लौट के आके खेत में काम कर रहा है। आज का मास्टर खेत में काम करेगा? वो तो गांव में अपना जो गांव के जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उसको अपना शादी में नहीं बुलाएगा। क्यों नहीं बुलाएगा? क्योंकि वो तो अच्छा से कपड़ा भी पहन के नहीं आएगा। यहां तो टाई कोट लेके लगा के हम लोग आएंगे। सोचिए कहां से कहां चले गए। हम दिक्कू का अनुसरण करें। इसलिए मैं कह रहा हूं जो सवाल आया, हम सवाल क्यों नहीं पूछ पाते हैं? क्योंकि हम पूर्वजों का रास्ता भूल गए हैं, हम दिक्कू का अनुसरण कर रहे हैं। इधर मैंने आदिवासियत भी किताब लिखा है कि कैसे हमारा पूर्वज कितना बढ़िया तरीके से हमें बताया, कैसे सामुदायिक में हम जीते थे। हमारा पूर्वज, आपको ये भी मैं बता रहा हूं, पूरा भारत देश में आज लोग बोलते हैं दिक्कू लोग, हम लोग सबसे बड़ा जो है कि राष्ट्रवादी हैं, लेकिन हमारे लोग ही हैं आदिवासी लोग। हमारे पूर्वज जब आर्य आए, आर्यों से लड़ाई लड़ा, बोले हम अपने इलाके में घुसने नहीं देंगे। जब मुगल आए, मुगल भी हमारे इलाके में नहीं घुसे, दिक्कू लोग मुगल लोगों का गुलामी स्वीकार किया। जब अंग्रेज लोग हमारे इलाके में आए, हमारे आदिवासियों ने, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों का रास्ता रोक दिया। दिक्कू लोग अंग्रेजों का भी गुलामी किया। आज क्या हुआ? इतना गौरवशाली हमारे पूर्वज रहे हैं, इतना गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है। आजादी का लड़ाई से कितना साल पहले, 100 साल पहले हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े, लेकिन आज दिक्कुओं का गुलामी कर रहे हैं हम लोग। हमारे इलाके में घुस के दिक्कू क्या कर रहा है? आपका जमीन लूट रहा है, आपका बेटी को भी ले रहा है, आपका नौकरी भी ले रहा है, और अपना जनसंख्या ज्यादा दिखा के आपका लोकसभा का सीट ले लिया, विधानसभा का सीट ले लिया, आपका जो है मेयर का ले रहा है, आपका जो नीचे वार्ड सदस्य तक का सीट ले रहा है। सवाल हम खड़ा नहीं कर रहे, हमको सिर्फ मुर्गा बना के छुरा बांध दिया, एक सरना मुर्गा, इधर ईसाई मुर्गा, दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे को मार के। वो पैसा भी कमा रहा है, हमारा मीट भी खा रहा है। तो बौद्धिक आंदोलन, इसलिए मैं बोलता हूं सवाल आपका पूछेंगे जब आप पढ़ेंगे। इसलिए मैं बहुत सारा किताब लिख रहा हूं, पढ़िए,
सुनिए, जैसे सिस्टर बोली, कोई और वक्ता आते हैं, सुनिए, सवाल पूछिए। अब सवाल ही नहीं पूछ रहे, मतलब आप या तो पूरा समझ गए या समझे ही नहीं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, संवाद का तरीका बदलना चाहिए। गांव में जहां आप रहते हैं, क्या संवाद करते हैं हम लोग शाम में? अगर आप अभी तो आप लोग बड़ा बड़ा घर के हैं, तब बाउंड्री बना लिए, बोरिंग कर लिए, तो कुआं तो जाते नहीं हैं। लेकिन जो महिलाएं कुआं में जाती है पानी लाने, वो क्या बात करते हैं? आप कुआं में, आपको अगर पता करना है गांव में किसके घर में क्या पका है, कुआं पर पास चले जाइए, आपको पता चल जाएगा, है ना। तो वहां पे क्या बात करते हैं? किसके घर में क्या पका है, इसकी बेटी उसके साथ भाग गई, बहुत बेसे हो लक है। ये सब छोड़ के आप बात करना है कि हमारे बच्चे अपनी भाषा क्यों नहीं बोलते हैं, हमारे बच्चे अपनी संस्कृति में क्यों नहीं जीते, मड़ुआ रोटी क्यों नहीं खाते, हम लोग वोट देने क्यों नहीं जा रहे हैं, इसको क्यों वोट दे रहे हैं, उसको क्यों वोट दे रहे हैं, ये क्यों क्यों क्यों। हमारा नेता आया, उसको सिर्फ फूल माला मत पहनाइए, फूल माला भी पहनाइए, पर सवाल भी पूछिए कि आपने हमारे लिए क्या किया। आप 5 साल हमने आपको विधानसभा में भेजा, वहां कौन कौन सा सवाल आपने उठाया, लोकसभा में भेजा, कौन कौन सा सवाल उठाया। जब सवाल करेंगे तभी तो होगा, ठीक है ना। तो अगर आपके पास कोई सवाल है तो ठीक है ना, तो आगे। तो हमारे सवालों का जवाब दे दिए हैं और बहुत कुछ समझ में आ भी गया है। तो हम पुनः श्री ग्लैडसन डुंगडुंग को उनके स्पष्टीकरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक बार उनके लिए हम जोरदार तालियां बजा देंगे।